सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यानी तुम्हें से काफ़ी बच्चों के ये डाउट्स थे, ये क्वेश्चंस थे, ये डिमांड्स थी कि भैया कोई ऐसे वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ लाओ, ऐसे वीडियो लेक्चर्स लाओ जिससे हम फिजिक्स को जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकें। एंड यार फिजिक्स सबसे टफ पार्ट होता है नीट के पूरे सिलेबस में, नीट के पूरे पार्ट में। एंड यार इसीलिए हम तुम्हारे लिए अल्फा सीरीज़ जिसमें तुम्हारे फिजिक्स के चैप्टर को रिवाइज करवाया जाएगा। तो इसे ध्यान से सुनना एंड इसे मन लगाकर सुनना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स फैकल्टी मुकेश चौधरी। आई एम एन एक्सेलेंट फैकल्टी और मैं पिछले 8 सालों से नीट और जेईई एस्पिरेंट्स को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और उन्हें कंटिन्यूसली हेल्प कर रहा हूं उन्हें अपनी ड्रीम कॉलेज पाने के लिए, ताकि कल को एक बेहतर डॉक्टर और इंजीनियर बन सके। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके डॉक्टर बनने का सपना होगा पूरा, क्योंकि अब आपके फिजिक्स की डाउट्स की होगी छुट्टी। और इसीलिए सौरभ नीट लेकर आए हैं आपके लिए अल्फा सीरीज, जहां पर हम लोग हमारे फिजिक्स के हर एक चैप्टर्स को शॉर्ट में बट इन ए वेरी इंटरेस्टिंग वे अलॉन्ग विथ न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। जिसमें आज हमारा सबसे पहला चैप्टर रहेगा यूनिट्स, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के मेनली 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, विच इज़ फिजिकल क्वांटिटीज एंड डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डियर स्टूडेंट्स, माझी मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आपने ये डायलॉग तो जरूर सुना होगा, फगुनिया ए फगुनिया तू हमार जान है रे जान, तोहरे को इतना चाहते हैं, 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 क्या बताएं, सीना चीर के दिखाएं बजरंगबली जैसा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा हीरो कुल मिला के फगुनिया को ये बता नहीं पा रहा है कि वो एक्चुअली में उसको कितना चाहता है। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि किसी को चाहना हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अगर किसी को चाहना एक फिजिकल क्वांटिटी होता तो हमारा हीरो मेजर करके फगुनिया को बता पाता कि एक्चुअल में उसे कितना चाहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल क्वांटिटीज सिर्फ वही क्वांटिटीज होंगी जिसे मेजर किया जा सकता है, जैसे किसी की हाइट, किसी का वॉल्यूम, स्पीड या फिर फोर्स। और ये फिजिकल क्वांटिटीज मेनली 2 टाइप्स में डिवाइडेड होती है या फिर क्लासिफाई होती है। एक होती है हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरी होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो चलिए इनको एक अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिएगा, अगर हम लोग हमारे घर की बात करें तो घर बेसिकली हमारा कुछ बेसिक या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनता है, जैसे कि ईंट, मिट्टी, सीमेंट, सरिया, पानी एक्सेट्रा। तो इन्हीं बेसिक या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला के हमारा एक डिराइव्ड क्वांटिटीज यानी कि घर या फिर उसकी छत या फिर दीवार बन पा रही है। तो फिजिकल क्वांटिटीज में भी इसी तरीके से वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज जो पूरी तरह से एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है या फिर जिन्हें डिफाइन करने के लिए हमें किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत ना लगे, तो वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। इनफैक्ट जितनी भी हमारी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज है वो इन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर में बेस्ड होती है, जैसे कि लेंथ हो गई, मास हो गया, टाइम हो गया। तो लेंथ, मास एंड टाइम ये ऑल टुगेदर हमारी इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज है। इनफैक्ट बाकी सारी क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए हमें लेंथ, मास और टाइम की जरूरत लगती है। इसी प्रकार से वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर में डिपेंड करती है खुद को डिफाइन करने के लिए, या फिर जिनको अल्टीमेटली हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाएगी। जैसे कि वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम को बताने के लिए हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट की जरूरत लगती है। स्पीड को बताने के लिए हमें डिस्टेंस और टाइम की जरूरत लगती है। फोर्स को बताने के लिए हमें मास और एक्सेलरेशन की जरूरत लगती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सभी क्वांटिटीज जिनको बताने के लिए हमें किसी और फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत लग रही है, तो ये इसीलिए सभी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। अब बात करते हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटीज की सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इनिशियली ब्रिटिशर्स ने लेंथ को मेजर करने के लिए फुट का इस्तेमाल किया, मास को मेजर करने के लिए पाउंड का इस्तेमाल किया, टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड्स का इस्तेमाल किया। और इसीलिए इनका जो ये सिस्टम है यूनिट्स को, फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को मेजर करने के लिए, ये हमारा कॉमनली एफपीएस सिस्टम कहा गया। वहीं पर फ्रेंच पीपल ने लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर का इस्तेमाल किया, मास को मेजर करने के लिए ग्राम का इस्तेमाल किया, टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड्स का इस्तेमाल किया। एंड लेटर ऑन इन्हीं फ्रेंच लोगों ने लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर का इस्तेमाल किया, मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम्स का इस्तेमाल किया, टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड्स का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर सभी कंट्रीज
सिर्फ अपना अपना यूनिट्स ही यूज़ करेगी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए, तब तो हमारा ट्रेड एंड कम्युनिकेशन बड़ा मुश्किल हो जाता। इसीलिए वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर ये डिसाइड किया कि एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज़ करना चाहिए फंडामेंटल सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए। इसीलिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने मिल के एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया, जिसे हम लोग कॉमनली एसआई सिस्टम कहते हैं। और इस एसआई सिस्टम को हमारी सभी बाकी अदर कंट्रीज भी फॉलो करती है। और इसी एसआई सिस्टम में हमारे पास में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जिसमें सबसे पहली है मास। और मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम का यूज किया जाता है। लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर का यूज किया जाता है। टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड्स का यूज किया जाता है। अगली हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए केल्विन का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर का इस्तेमाल किया जाता है। अगली हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल में मेजर करते हैं। एंड लास्टली ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कैंडेला का यूज किया जाता है। और इसी के साथ हमारे पास में दो और सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जिसमें सबसे पहली है हमारी प्लेन एंगल को हम लोग रेडियंस में मेजर करते हैं। एंड प्लेन एंगल इज गिवन बाय आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। और हमारी दूसरी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है सॉलिड एंगल को हम लोग स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। और इट इज डिफाइंड एज कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। अब बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को शॉर्ट में बताने के लिए हम लोग डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हैं, राइट। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को शॉर्ट में बताने के लिए हम लोग डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मास को डायमेंशनली कैपिटल एम से बताया जाता है। लेंथ को हम लोग डायमेंशनली कैपिटल एल से बताते हैं। टाइम को हम लोग कैपिटल टी से बताते हैं। टेम्परेचर को केल्विन के के से बताते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर के ए से बताया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल के एमओएल से बताया जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को डायमेंशनली कैंडेला सीडी से बताया जाता है। एज एन एग्जाम्पल, अगर हमें बताना हो कि हमारे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और वी कैन से इट इज मास इंटू एक्सेलरेशन होता है हमारे पास में वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और वी कैन से इट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। एंड दिस इज अगेन टाइम। तो ये बन जाएगा हमारे पास में मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम का स्क्वायर। Thus, we can say कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे कि अभी हमने देखा इट इज कैपिटल एम। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली ये हमारी लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा एल। और टाइम स्क्वायर, तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी है, तो ये आपका टी स्क्वायर हो गया। यानी कि अल्टीमेटली हमारे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1l1 t-2। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स हैज डायमेंशन ऑफ 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। और वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज m1l1 t-2, राइट। चलिएगा, यहाँ पर इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इफ फोर्स एफ, एक्सेलरेशन ए एंड टाइम टी आर चोजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। अगर हम लोग हमारे फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज चूज करते हैं, तो बताइएगा एनर्जी का डायमेंशंस क्या होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एनर्जी इज बेसिकली योर अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड वर्क इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। और वी कैन से कि वेलोसिटी होता है हमारे पास में एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में फोर्स इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम का टी स्क्वायर। और फोर्स को हमें यहाँ पर कैपिटल एफ में बोला गया है, राइट। सो दिस इज कैपिटल एफ। एक्सेलरेशन ये हमें कैपिटल ए में दिया गया है। और टाइम दिस इज गिवन अस एज कैपिटल टी, तो ये टी स्क्वायर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यही हमारा यहाँ पर इसके लिए आंसर हो जाएगा। सो वी कैन से द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी विल बी गिवन बाय ऑप्शन 4 विच इज एफ ए टी स्क्वायर, राइट।
चलिएगा आगे बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे डायमेंशनल एनालिसिस का यूजेस क्या है या फिर एप्लीकेशंस क्या है, उनको हम लोग अब स्टडी करेंगे। जिसमें हमारी सबसे पहली एप्लीकेशन है कि इट इज़ यूज्ड टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम लोग किसी भी फिजिकल रिलेशन की डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं कि ये हमारी फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने ये सुन रखा है कि एप्पल एंड ऑरेंजेस कैन नेवर बी कंपेयर्ड, राइट, यानी कि हमारे एप्पल और ऑरेंजेस को कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग मास को सिर्फ मास के साथ ही ऐड कर सकते हैं, फोर्स को सिर्फ फोर्स के साथ ही ऐड कर सकते हैं, मास को कभी भी फोर्स के साथ ऐड नहीं किया जा सकता या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। और यही प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहलाता है। यानी कि जैसे कि एग्जांपल हम लोग कंसीडर करें आवर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज गिवन बाय s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ s इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ut प्लस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ at स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला ठीक है ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली ये हमारा लेंथ है। इसका मतलब ये हुआ कि ut का भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारा लेंथ के बराबर होना चाहिए। इनफैक्ट हाफ at स्क्वायर का भी डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा लेंथ के बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग ut और हाफ at स्क्वायर को ऐड कर सकते हैं। तो एक कंक्लूजन हम लोग यहाँ से एक और निकाल सकते हैं, वो ये है कि अगर हमारी कोई फिजिकल रिलेशन है तो वो डेफिनेटली हमारी डायमेंशनली भी करेक्ट होगी। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो कोई जरूरी नहीं कि वो फिजिकली या फिर एक्चुअली भी करेक्ट होगी। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर 1/2 की जगह 2 ले लेते तो 1/2 या फिर 2 ये हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इससे हमारे पास में ये डायमेंशनली फिजिकल रिलेशन चेंज नहीं होती, लेकिन ये एक्चुअल में तो फिर करेक्ट नहीं रहती। इसीलिए हम लोग ये कह पा रहे हैं कि जो इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट है कोई जरूरी नहीं कि वो हमारी फिजिकली भी करेक्ट हो, लेकिन जो इक्वेशन हमारी फिजिकली करेक्ट है वो डेफिनेटली 100% हमारी डायमेंशनली भी करेक्ट होगी ही होगी, राइट। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन हमें दिया गया है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन वेरीज एज v इज इक्वल टू ax स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस बी, द डायमेंशंस ऑफ a स्क्वायर अपॉन b आर। तो हमें कहा गया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी पार्टिकल के लिए और ये पार्टिकल हमारा x डायरेक्शन में जा रहा है वो हमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली बताया गया है। तो हमें बताना है कि a स्क्वायर अपॉन b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लोग ये देख सकते हैं कि इस b का और रूट x का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि अगर ये डायमेंशनली दोनों सेम है तभी तो हम लोग इनको ऐड कर पा रहे हैं। सो वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रूट x इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ l की पावर 1/2, राइट। और अब हम लोग इस इक्वेशन को देख लेते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x स्क्वायर अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x की पावर 1/2 इज इक्वल टू, राइट, यहाँ पर इस x की पावर 1/2 को ऊपर ले जाते हैं तो x की पावर ये -1/2 हो जाएगा। तो 2 - 1/2 ये पावर हमारी हो जाएगी x की एज x की पावर 3/2 इस तरीके से। तो यहाँ से अब हम लोग a का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। सो वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी v डिवाइडेड बाय x टू द पावर 3/2 और पोटेंशियल एनर्जी, राइट, ये बेसिकली हमारी एनर्जी है, एनर्जी यानी कि वर्क डन, और वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमारा mL2t-2 डिवाइडेड बाय ये x बेसिकली ये डिस्टेंस है, यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया लेंथ का l की पावर 3/2 और यहाँ पर अल्टीमेटली ये हमारा बन जाएगा ml की पावर 1/2 t की पावर -2। और हमें तो अल्टीमेटली क्या करना है, a स्क्वायर अपॉन में b का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। सो वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर अपॉन में b इज इक्वल टू a का डायमेंशनल फॉर्मूला जो आया है हमारे पास में वो क्या आया है ml की पावर 1/2 t की पावर -2 और इसका भी यहाँ पर स्क्वायर करना है डिवाइडेड विद l की पावर 1/2 हो गया, राइट। और अब हम लोग क्या करते हैं, ये हर एक टर्म का यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा m2l1 t-4
होल डिवाइडेड विद L की पावर 1/2 इज इक्वल टू, ये अल्टीमेटली हमारा बन जाएगा एस m2 L की पावर 1/2 t की पावर -4, और इसको हम लोग हमारे ऑप्शन थर्ड में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर, राइट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हमारी अगली एप्लीकेशन की बात करते हैं डायमेंशंस में, विच इज टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग 1 किलो के बाट से आलू खरीद रहे हैं और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे 4 आलू तराजू के दूसरे एंड में आ रहे हैं, और अगर हमारे पास में ये अब 1 किलो का बाट नहीं है और हमें 1 किलो के ही टमाटर खरीदने हैं, तो क्या करेंगे, इन आलू को तराजू के एक साइड में रखेंगे और जितना टमाटर इस 4 आलू को बैलेंस करेंगे उन सभी टमाटर का वेट हमारा 1 kg के बराबर होगा। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि अगर हमारी फिजिकल क्वांटिटी लें, राइट, उसका मैग्नीट्यूड लें, इस मैग्नीट्यूड को चाहे अब हम लोग कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट में एक्सप्रेस करें, ये मैग्नीट्यूड हमारा चेंज नहीं होता। एंड डियर स्टूडेंट्स, वी नो मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू साइज ऑफ यूनिट। यानी कि अगर हमारे एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है u1 और दूसरे इसी सिस्टम में इसकी यूनिट है u1, तो दूसरे सिस्टम के लिए ये हो जाएगा n2 into u2, वेयर u2 इज द यूनिट इन अनदर सिस्टम, राइट। और इसी को अब हम लोग लिख लेते हैं यूनिट को इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। तो पहले सिस्टम में हम लोग m1 की पावर a, L1 की पावर b, T1 की पावर c ले लेते हैं, और दूसरे सिस्टम में ये हमारा n2 और यूनिट को एक्सप्रेस कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ मास m2 की पावर a, L2 की पावर b, T2 की पावर c, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ये हो जाएगी n1 इंटू m1 अपॉन में m2 की पावर a, L1 अपॉन में L2 की पावर b एंड T1 अपॉन में T2 की पावर c, इस तरीके से, राइट। चलिएगा अब हम लोग बात करते हैं हमारी अगली एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज की आपस में रिलेशन को भी डिराइव कर सकते हैं, दैट इज टू डिराइव ए रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। और ये हम लोग इसलिए कर पाते हैं कि अगर हमें ये पता हो कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी किन अदर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर में डिपेंड कर रही है, और ये डिपेंडेंसी अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फॉर्म में हो, तो हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला या फिर रिलेशन दूसरी डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्म में निकाल सकते हैं। जैसे कि एज एन एग्जाम्पल कंसिडर करिएगा कि एक लड़का है जो एक पत्थर को रस्सी से बांध के गोल गोल घुमा रहा है, और हमें ये पता करना है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसके लिए कितना लगेगा इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द स्टोन, स्पीड ऑफ द स्टोन एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो कुल मिला के हम लोग ये कह पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बेसिकली मास, स्पीड और रेडियस ऑफ द सर्कल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन इनकी पावर क्या है वो हमें नहीं पता, और इनकी पावर हम लोग ए, बी और सी कंसिडर कर लेते हैं। तो डायमेंशनली भी ये इक्वेशन हमारी बैलेंस होनी चाहिए। सो वी कैन से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m की पावर a इंटू डायमेंशनल फॉर्म इंटू v की पावर b इंटू डायमेंशनली r की पावर c हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली ये हमारा फोर्स है, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLT-2, इस प्रकार से। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M, इसकी पावर ये a हो गई। स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1, इसकी पावर ये b हो गई। एंड लास्टली रेडियस ये लेंथ है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L और इसकी पावर हमने c ले रखी है। तो यहाँ पर राइट ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी, राइट। इसको तो एज इट इज लिख लीजिएगा mLT-2, और यहाँ पर m सिर्फ एक ही है यहाँ पर, तो m की पावर ये a हो गई। l 2 जगह है तो इसकी पावर यहाँ पर क्या बन जाएगी, l की पावर b प्लस c, और t यहाँ पर ये एक ही टर्म है तो यानी कि इसकी पावर हो गई हमारी -b। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करिएगा, दोनों साइड की सिमिलर टर्म्स की पावर को इक्वेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मास की बाय डिफॉल्ट पावर क्या है, 1 है, तो हम लोग यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 बोल सकते हैं, राइट। a इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पर अब सीधे सीधे हमें a की जो वैल्यू है वो मिल गई है, यानी कि a इज इक्वल टू 1 है। फिर क्या करिएगा, हमारे पास में जो दूसरा
एल की पावर है बी प्लस सी, इसको लेफ्ट हैंड साइड की पावर के साथ इक्वेट कर लीजिएगा। तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पर ये एल की पावर क्या है 1, सो वी कैन से कि बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 हो गया। एंड लास्टली माइनस बी इज इक्वल टू ये -2 हो जाएगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू यहाँ से ये हमें 2 मिल जाएगा। तो यानी कि दो टर्म्स तो हमें मिल गया है, तो b की वैल्यू हमारी 2 है, तो इसको इस इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट कर दें। तो b को आप 2 पुट करें, राइट, तो ये हो गया हमारे पास में 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1 एंड फ्रॉम हियर वी कैन से कि c इज इक्वल टू -1। तो हमें a, b और c तीनों की ही वैल्यू मिल चुकी है। दस वी कैन से कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a यानी कि 1, v की पावर b यानी कि 2, r की पावर -1, राइट, दिस इज आवर c। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m v स्क्वायर अपॉन में r, और बाय एक्सपेरिमेंटली सॉल्विंग दिस, बाय एक्सपेरिमेंटली डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, तो हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल पाएंगे जिसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। सो वी कैन से कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी एक ये ड्रॉबैक भी होती है कि यहाँ पर हमारे पास में ये जो कांस्टेंट है इसको हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू नहीं निकाल पाते हैं, इसे हमें एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके ही निकालना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन को, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अपने कमेंट्स, डाउट्स या फिर फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।